नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लंबे समय के बाद सामान्य तरीके से वापसी करने की कोशिश कर रहा हूं। और जब मैं आपके बीच से गैर हाजिर था तो इस देश में तरह तरह के किस्से और कहानियां घटित हो चुकी हैं। मैंने सुना कि अयोध्या में मंदिर में ज़मीन को लेकर बवाल हो गया है। पता चला कि घोटाले जैसी कोई चीज़ है। और चूंकि ये लफड़ा राम के नाम पर हुआ है, उनकी ज़मीन को लेकर हुआ है, तो इसका मतलब है कि सब पवित्र है, उस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। सवाल उठाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को इसकी जांच कराने की बजाय ये कहा है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमा कर दीजिए। वो बड़े अधर्मी किस्म के लोग हैं जो राम के नाम पर हुई लफड़ेबाजी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं आज इसकी बात नहीं करना चाहता। मैं तो वो बात करना चाहता हूं जिस पर इस देश में पर्देदारी हुई है, जिस पर नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व पर उठे सवाल को तमाम तरीके से ढकने की कोशिश हुई है। सवाल है उस घोटाले का जो कोरोना के समय में, महामारी के समय में लोगों की जिंदगी के साथ मजाक के तौर पर हुआ है। उस घोटाले का जिसमें करोड़ों रुपए का बंदरबांट हुआ है। उस घोटाले का जिसमें इस देश में महाकुंभ को लेकर एक ऐसी कोशिश हुई है जो किसी भी तरीके से मानवीय नहीं कही जा सकती। ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है और इसमें एक कहानी छपी है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने पढ़ी हो। इशिता मिश्रा की कहानी है और वो कहानी ये कहती है कि महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। धोखाधड़ी यह हुई है कि 1 लाख जांच जो हुई, उस जांच की जांच हुई और यह जांच हमने आपने नहीं कराई, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने नहीं कराई। यह जांच किसी एजेंसी, किसी स्वतंत्र एजेंसी की भी नहीं है। खुद उत्तराखंड सरकार ने अपने स्तर पर कराई और पता चला कि 1 लाख जांच कोविड की फर्जी थी। मतलब वो जांच हुई ही नहीं। और यह कहानी आप पूरी सुनेंगे तो आपकी आंखें बाहर निकलने को आएंगी कि इस देश में ऐसा कैसे हो सकता है। एक सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। इतने बड़े महामारी के समय उसकी तैयारी तो छोड़ दीजिए, उसने कैसे धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर ली थी। वो कहानी यह कहती है कि अप्रैल 1 से 30 के बीच हरिद्वार और ऋषिकेश में महाकुंभ हुआ। यह आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं। उस महाकुंभ के दौरान, बल्कि उसके पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई कि साहब, यह इस देश के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, इसको रोकिए और नहीं तो कम से कम कोई ऐसा बंदोबस्त करिए जिससे यह महामारी फैले नहीं। क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रतापी मुख्यमंत्री कहना चाहिए, तीरथ सिंह रावत ने यह कहा था, इससे तो कोरोना नहीं फैलेगा, गंगा में डुबकी लगाइए और आप महामारी से मुक्त। वल्लाह। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह तय पाया गया था कि कम से कम 50,000 जांच हर रोज की जाएगी कोविड की। जो लोग वहां आएंगे डुबकी लगाने के लिए मेला क्षेत्र में, उसकी कहानी बताएंगे कि कितनी जांच हुई और सरकार की तैयारी की थी। लेकिन जो घोटाला पकड़ा गया है, जो घपला पकड़ा गया है, और वो घोटाला भी धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर हुआ है, क्योंकि उस पर सवाल उठाना मना हो गया है आजकल। पता चला है कि एक एक मोबाइल नंबर पर 50-50 लोगों की जांच हुई है। जी हां, एक एक नंबर पर 50-50 लोगों का एंटीजन टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में क्या निकला होगा आपको पता होगा, लेकिन वो हम भी बताएंगे कि सरकार के सामने क्या आया है। लेकिन इतना ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है कि एक एक नंबर पर 50-50। आप कह सकते हैं कि हो सकता है बड़ा परिवार हो सकता है संयुक्त परिवार हो, लेकिन साहब ये कुछ नहीं है। कहानी तो ये निकलकर सामने आई है कि एक एक एंटीजन किट, एक किट होती है जिस पर तुरंत जांच कीजिए और सामने आ जाता है कि सामने वाला कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और वो एक किट से एक ही आदमी की जांच हो सकती है। उसका नंबर होता है, बाकायदा लिखना पड़ता है। एक एक एंटीजन किट पर 700 लोगों की जांच हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं
एक एक एंटीजन किट से 700 लोगों की जांच हो गई और वो सरकार के सामने पेश कर दी गई और उसकी रिपोर्ट मान ली गई। लेकिन यह भी कुछ नहीं है। कहानी यह है कि जब आप टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको नाम, पता, अपने आधार कार्ड का नंबर, सब कुछ, मोबाइल नंबर साफ साफ लिखना पड़ता है, सरकार के सामने डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी जांच हो सकती है। बिना आधार नंबर दिए तो कोई जांच हो ही नहीं सकती है नियमानुसार। लेकिन उस नियम का क्या हुआ? एक एक पते पर 500 लोगों की जांच हो गई। एक घर में 500 लोग रह सकते हैं क्या? आप यह भी कह सकते हैं कि हां, बड़ा परिवार होगा, हो सकते, लेकिन कितने लोग? हरिद्वार में दिया गया पता मकान नंबर 5 हरिद्वार। आप सोच सकते हैं कि हरिद्वार में कोई ऐसा पता हो सकता है, मकान नंबर 5 हरिद्वार? इस पर 530 लोगों की जांच हुई, 530 लोगों की, और ऐसे अजीब अजीब से पते तमाम थे। एक पता लिखा गया मकान नंबर 56 अलीगढ़, एक पता लिखा गया मकान नंबर 76 मुंबई। कोई मोहल्ला नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, कुछ नहीं। अब जाकर मुंबई शहर में आप मकान नंबर 56 खोज लीजिए। तीरथ सिंह रावत प्रतापी आदमी है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो खोज सकती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका तो 56 इंच का सीना है, वो खोज सकते हैं। तमाम लोग खोज सकते हैं। हमारी आपकी तरह साधारण लोग तो मकान नंबर 56 मुंबई लेकर उतर जाएंगे ना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर, तो आप अगले 7 जन्म तक तो नहीं खोज पाएंगे, 8वें का मुझे पता नहीं। और सुनिए, एक एक नंबर पर जो मैंने शुरू में बताया आपको कि जो 500 लोगों की जांच हुई है, वो नंबर कैसे उसका खेल हुआ है। उसी नंबर पर जो जांच हुई है वो एक ही पते के लोग नहीं थे। पता चला कि उस नंबर पर एक आदमी बंबई में रह रहा है, दूसरा आदमी कानपुर में रह रहा है, तीसरा आदमी अहमदाबाद में रह रहा है। एक ही नंबर पर 18 शहरों के लोग थे। यह घोटाला, धोखाधड़ी। और आप और आगे सुनिए, यह आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। आगे की कहानी यह है कि जो सैंपल लेने वाले थे, जो स्वैब लेने वाले थे, जो आपके मुंह या नाक में सैंपल लेने के लिए जो डाला जाता है, वो लेने वाले लोग कौन थे? उसमें से पता चला कि एक एजेंसी की जांच हुई कि वो कौन लोग थे भाई, तो पता चला कि 200 तो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, छात्र थे। उन्होंने जिंदगी में स्वैब का जो वो डंडा होता है वो छुआ, छोड़ दीजिए, देखा भी नहीं है। लेकिन यह भी किस्सा कुछ नहीं है। किस्सा यह है कि उसमें से बहुत सारे लोग छात्रों के अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर थे। और सुनिए, उसमें से तमाम लोग ऐसे थे जांच करने वाले जो जिंदगी में हरिद्वार नहीं गए। मतलब यह तो वाकई एक प्रतापी शासन में ही हो सकता है कि आदमी बैठा है राजस्थान में, जांच हो रही हरिद्वार में, और उस जांच की जांच हो रही है दिल्ली में। मतलब कोई किसी से नहीं मिला और सब कुछ होता चला गया। और सुनिए, 4 लाख टेस्ट हुए इस कुंभ के दौरान। वो टेस्ट कैसे हुए? मैंने आपको बताया कि मामला हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि 50,000 लोगों की जांच रोज होनी चाहिए, तब यह कुंभ हो सकता है, इसका बंदोबस्त कीजिए। यह बात है 1 अप्रैल की। और 19 अप्रैल तक जो औसतन जांच थी, सरकार की तैयारी का अंदाजा इसलिए लगाई, इन तमाम घपले घोटालों के बावजूद। मतलब एक ही नंबर पर 500 लोगों की जांच, एक ही पते पर 500 लोगों की जांच के बावजूद जो जांच का आंकड़ा पहुंचा औसतन 19 तारीख को, वो था 29,975, 30,000 भी नहीं। और सुनिए, ये जो जांच हुई, जो मैं कह रहा हूं ना आपको कि एक एक पते पर 500 लोग, एक ही नंबर पर 500 लोग, एक ही नंबर 18 शहरों में चलते हुए, उसके बाद जो 1 लाख जांच हुई, उसमें पॉजिटिव जानते हैं कितने पाए गए? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इन 1 लाख लोगों में से केवल 177 लोग पॉजिटिव पाए गए। 177। गंगा मैया की जरूर कोई कृपा रही होगी। मतलब 0.18%। लेकिन हरिद्वार में उसी समय जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 10% थी। मतलब सोचिए कि 50वां हिस्सा हरिद्वार जिले की जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 10%, और हरिद्वार मेले की जो पॉजिटिविटी रेट थी वो 0.18%। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1 अप्रैल को हरिद्वार में जो 1522 लोग पॉजिटिव थे, वो आंकड़ा एक्टिव केस पहुंच गया
18 अप्रैल को 21,303। इन तमाम घपले घोटालों के बावजूद अब सरकार क्या कहती है? जांच कराएंगे। हेल्थ सेक्रेटरी को हवा नहीं थी कि जांच क्या हो रही है। 9 एजेंसियां जांच कर रही थी, इसमें से 22 जो हैं वो प्राइवेट लैब हायर किए गए थे। ये जो किस्सा है ये प्राइवेट लैब्स का था। उन एजेंसियों को प्राइवेट लैब्स में जांच करके अपना सैंपल लेकर भेजना था। और ये 8 एजेंसियों की तफ्तीश अभी बाकी है। जो 4 लाख सैंपल मैं कह रहा हूं, 1 ही लाख की जांच हुई है, उसमें इतना फर्जीवाड़ा पाया गया है। जब बाकी के 3 लाख जो जांच हुई है उनकी जांच होगी तब पता चलेगा। मतलब इस देश में जांच पर अलग से जांच बिठानी पड़ेगी। हमारी जांच होगी, उसके बाद जिन लोगों ने जांच किया उनकी जांच होगी। अब हेल्थ सेक्रेटरी अमित नेगी कह रहे हैं कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। जो डीएम है हरिद्वार शहर के, जो पता नहीं कहां चादर तान कर सो रहे थे, वो भी कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। उस जांच की, मतलब जांच की जो जांच हुई है उसकी जांच के बाद जो जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद भगवान मालिक है कि कौन सा सच सामने आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं अच्छा होने की कोशिश कर रहा हूं पूरी ताकत के साथ। अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।